नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करेंगे खबरों का। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके विद्यालयों का कायाकल्प अब किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर जनपदवार क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ABC और D श्रेणी में चिन्हित किया गया है। C श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर कुल 14 करोड़ 39 लाख की धनराशि मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा D श्रेणी में चिन्हित 6 विद्यालयों के लिए भी कार्यदायी संस्था का चयन कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में मरम्मत योग्य विद्यालयों का सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं इसके लिए क्षतिग्रस्त विद्यालयों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने विकास खंड के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे। और इसी क्रम में टिहरी, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत C श्रेणी में चिन्हित 10 क्षतिग्रस्त विद्यालयों में भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना कार्य के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है। ये 30 करोड़ रुपये आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं या उनके पुस्ते टूटे हैं या वहाँ पानी टपक रहा है, जहाँ भी होगा पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे DMs को भी कहा है, CO को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सदन में पटल पर रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। एक तरफ भाजपा का कहना है कि इस अधिनियम से शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ ही अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत की सरकार पर मंशा पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार केवल नाम बदलने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार को सोच बदलनी होगी। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है, मदरसों का अपना इतिहास है, देश की गंगा जमुनी तहजीब का भाव है। एक समुदाय अगर शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है तो सरकार को क्यों परहेज है? यह नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है, देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक 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 समुदाय अपने अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है, तो आप उसे इनकार क्यों, आपको क्यों परहेज है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसों से भराड़ी सैंड में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलने जा रहा है और उससे पहले विपक्ष लगातार सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि एक दिन 3.5 साल से सत्र नहीं शुरू हुआ है। ये केवल सोमवार के दिन तब सत्र बुलाते हैं जब किसी विधायक या पूर्व विधायक की मृत्यु हुई होती है, ताकि कॉन्डोलेंस में दिन निकल जाए। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लगते ही नहीं हैं। आपदा जैसे गंभीर मुद्दा है और पंचायत चुनाव है, महिला अपराध है और किसानों के विषय हैं, लेकिन इस बार भी अवधि बहुत कम रखी गई है। नहीं शुरू हुआ है, केवल तब ये सोमवार के दिन सत्र बुलाते हैं जिस दिन किसी विधायक की या पूर्व विधायक की मृत्यु भी होती है, ताकि कॉन्डोलेंस में वो दिन खत्म हो जाए। तो ये एक ज्वलंत प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उत्तराखंड की पब्लिक के लिए भी है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लगते ही नहीं है। दूसरी बात, सत्र चल कितने दिन रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपदा जैसा गंभीर विषय है जिसमें सरकार की नेग्लिजेंस दिखती है साफ साफ, कितना बुरा हाल है। अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई कि किन लोग को प्रभावित है, कितनों को मदद करनी है, कितने लोग लापता हो गए हैं, कितने मरे हैं। जो बाहर से लोग आए थे जो वो थे उनका कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तीसरा जो पंचायत चुनाव में हुआ है, चौथा जो आप सारी बातें कर रहे हैं, तो ये सारे विषय बड़े गंभीर है और हमारे लोगों को जैसे जैसे समय मिलेगा सभी गंभीर विषयों को, महिला अपराध से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है उसका विषय है, किसानों के विषय हैं, ये सभी विषयों को समय की अनुरूपता को देखते हुए उठाया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में बुलाया गया है और सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की समय को पहले बढ़ाने की मांग करता रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर बयान देते हुए कहा है कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुतों को दिक्कत होती है। गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि कब यहां से भागा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि विधायकों और मंत्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, इसलिए गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्री विधायक आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि आखिर वह कब यहां से रवाना होंगे। हरक सिंह रावत के बयान पर भाजपा विधायक भरत चौधरी ने कहा है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत का इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है। वह सुबह कुछ कहते हैं और रात को क्या कहते हैं। भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत इतनी तेजी से भागते हैं कि भागते भागते वह खुद इतनी दूर निकल गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। तक हरक सिंह जी का प्रश्न है तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। जिस तरह से वो गंगा जमुनी तहजीब की पैरोकारी करते हैं, मुझे बड़ा ताजुब होता है। इतने बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, कभी उनके मुंह से सनातन संस्कृति के पक्ष में एक शब्द सुनने को नहीं मिला। और विकास नगर का झाझरा गांव वैसे तो एक आदर्श ग्राम पंचायत है जिसको लेकर राज्यपाल द्वारा गोद भी लिया गया है, लेकिन बीते 5 वर्षों में पंचायत भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। कहीं भवन की छत पर निकासी न मिलने से पानी भरा हुआ है तो कहीं छत पर घास जमा हुई है। वहीं एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। सन 2019 में गांव की सफाई के लिए मिली स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जैविक अजैविक कूड़े का निस्तारण करने के लिए स्वच्छ भारत स्वच्छ दून की गाड़ी कूड़े का ढेर बनकर रह चुकी है। वहीं बात ये निकलकर सामने आती है कि पंचायत भवन में कूड़े की गाड़ी का इंजन ही गायब है। पंचायत भवन के अंदर की अलमारी की दीवारों से पानी आ रहा है, जिससे दस्तावेज तक खराब हो चुके हैं और कई जगह खिड़कियों की जाली भी टूटी हुई है, लेकिन इस पर ना तो कोई ध्यान दे रहा है, ना ही कोई साफ सफाई या मरम्मत का कार्य कराया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ में होनी है और वही बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने
निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने, जुलूस, नारेबाजी, सभा, पोस्टर, बैनर और पर्चे वितरण पर रोक रहेगी। हथियार, विस्फोटक और ध्वनि विस्तारण यंत्रों के प्रयोग पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं केवल पुलिस बल और सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त लोग ही इससे मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ में सुनवाई होनी है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर। वहीं बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने निषेधाज्ञा आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के तहत हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, वहीं जुलूस करने या नारेबाजी, सभा, पोस्टर, बैनर आदि लगाने पर रोक लगाई गई है। हथियार, विस्फोटक और ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी स्पीकर्स के प्रयोग पर भी सख्त पाबंदी की गई है। केवल पुलिस बल और सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त लोग ही इससे मुक्त रह सकेंगे। वहीं आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। आपको बता दें कि निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के शिखर गांव और भगवानपुर चंदनपुर का दौरा कर मंगलौर उपचुनाव के दौरान वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने दोनों गांवों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देने का वादा भी किया है। इस दौरान उन्होंने शिखर गांव के बसपा कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया है। साथ ही उन्होंने इस बार भारी मतों से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो मौजूदा विधायक से ज़्यादा विकास कार्य कराने के लिए सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों का प्यार पाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ गंगा मैया का प्यार खींचकर लाया है और यहाँ की जनता की वह सेवा करना चाहते हैं। और जब तक वो गंगा मैया का कर्ज नहीं उतार देते हैं, वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। इसी जनता के बीच रहेंगे और जब तक जिएंगे मंगलौर विधानसभा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाकर एक सकारात्मक पहल करने की बात कही है। वन मंत्री ने कहा कि अक्सर वन विभाग की जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। कई बार पता नहीं चल पाता है कि जमीन वन विभाग की है या किसी अन्य विभाग की। अब उत्तराखंड वन विभाग GIS मैपिंग यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग का उपयोग करके अपनी भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत है। आपको बता दें कि GIS मैपिंग से वन क्षेत्रों की सीमाओं, भूमि उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को सटीक रूप से ट्रैक करने में मदद मिलती है और इससे विभाग को प्रभावी योजना बनाने और अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायता भी मिलती है। इस दिशा में उत्तराखंड वन विभाग अब सकारात्मक पहल में जुटा हुआ है। बड़ा निर्णय है कि जिसमें लगातार वन भूमि पे कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई जगह बार बार निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है कि डिस्प्यूट पैदा होते हैं कि जमीन फॉरेस्ट की है या लोगों को कहना होता है कि हमारी जमीन है। तो ये GIS रिफ्रेशिंग सिस्टम से ये हो जाएगा कि हमारा हर जगह जो सीमांकन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही साथ अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने में इससे मदद मिलेगी, तो वन भूमि का संरक्षण में मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार जिला प्रशासन ने आखिरकार प्राग फॉर्म की 1914 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया है। ADM कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में SDM किच्छा और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि 1933 में
ब्रिटिश सरकार ने ये भूमि 99 साल की लीज पर प्राग नारायण अग्रवाल को दी थी। आज़ादी के बाद भूमि का बड़ा हिस्सा विस्थापितों को आवंटित करने में चला गया, जबकि शेष भूमि की लीज 1966 में निरस्त हो गई थी। वहीं 2014 में प्रशासन ने 1972 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया था, जबकि 1914 एकड़ भूमि पर लंबित विशेष अपील के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी थी। बीते 13 अगस्त को उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी, जिसके बाद आज प्रशासन ने कार्यवाही कर उक्त भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में और एसडीएम किच्चा और तहसील प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया गया है। ये काम उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है। जिला प्रशासन ने आखिरकार प्राग फार्म की 1914 एकड़ भूमि पर ये कब्जा लिया है। के द्वारा इसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि प्राग फार्म की जो लगभग 1914 एकड़ भूमि है, इस पे कब्जा दखल की कार्रवाई की गई है। ये प्रकरण लंबे समय से विवादों में रहा और इस पे न्यायिक उसमें रहा है, कोर्टों में रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत इस पे जो है आज कब्जे दखल की कार्रवाई की गई है। ये समस्त भूमि जिलाधिकारी द्वारा इसको जो है राज्य सरकार में पूर्व में निहित की जा चुकी है। स्पष्ट है, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसको जो है कब्जा लिया गया है और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कोई भी जो जमीन सरकारी कब्जे में ली गई, अगर किसी से कोई खुर्द-बुर्द करता है या कोई दखल करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया के अधीन था, सभी कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए विधिवत कब्जा लिया गया है, तो ये सरकार के दखल में आ चुकी है। बाकी निर्णय उचित फोरम पे लिए जाएंगे। झाझरा गांव की श्री राम कॉलोनी में उस समय लोगों का आक्रोश देखने को मिला है जब लोगों के घरों में बिजली तो पहुंची है लेकिन कम वोल्टेज के साथ में, जिसके कारण लोगों के घरों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कम वोल्टेज के कारण आग लग चुकी है और वो खराब हो चुके हैं। कुछ घर के पंखे, बल्ब, टीवी और पानी भरने के मोटर तक जल चुके हैं, जिसके कारण लोग पानी तक नहीं भर पाए हैं और ग्रामवासियों का ये कहना है कि उन्होंने लगातार बिजली विभाग के भी चक्कर काट लिए हैं लेकिन अब तक कोई भी राहत नहीं मिली है। इसके बाद ग्राम प्रधान भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने बिजली विभाग में बात की, तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन में बिजली ठीक करने की बात को कहा है। आपको बता दें कि विकास नगर में घरों में बिजली पहुंच नहीं रही थी, लेकिन अब जब बिजली पहुंचाई गई है तो कम वोल्टेज के कारण लोगों के घरों में आग लग गई है, अप्लायंसेस जल गए हैं और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, जो हमें यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो खराब हो रहे हैं। मेरे यहाँ जो है कल मैंने जो है बाल्टी से ऊपर पहले पानी चढ़ाया, तब हमने उसको यूज करा। टंकी में पहले बाल्टी नीचे से ले गए पानी भर के, और कई बार हमने इस समस्या के लिए जो है प्रशासन को भी भेज दिया, विभाग वालों को भी भेज दिया, लेकिन अभी तक मतलब 2-3 साल हो गए इसको। और मेन जो प्रॉब्लम ज़्यादा आई अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो रही है, तो अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने जो है मुख्यमंत्री ये आपके जो उसमें सीएम पोर्टल पे भी डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी अभी तक। लगातार हो रही बारिश के चलते अब उत्तराखंड के सीमांत गांव टिमली में गिरे आधा दर्जन से अधिक मिट्टी के घर। बीती रात भी एक घर गिरा है। घर में रखा जरूरत का सामान मलबे में दब चुका है। वहीं घर में रह रहे व्यक्तियों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। मिट्टी को हटाकर जरूरत का सामान किसी तरह से बाहर निकाला गया है और थोड़ा बहुत सामान ही उपयोग करने योग्य बचा है। बाकी सामान घरों के मलबे में दबकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टीमल वासियों के लिए बारिश कहर बनकर बरसी है। वहीं एक के बाद एक लोगों के घर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशियाना टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से विकासनगर ब्लॉक की टीम गिरे हुए घरों का जायजा लेते हुए वहां पर भ्रमण कर रही है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई मजबूत मदद इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और वहीं उत्तराखंड के सीमांत गांव टिमली में आधा दर्जन से अधिक मिट्टी के घर गिर चुके हैं। बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।